भाई हम विजय दिवस सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन अपने आप में इतना भारी शब्द है कि आप इस समय युद्ध में हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ फरवरी 2022 से 3 साल पूरे कर चुका है, चौथे साल में प्रवेश कर चुका है, और सूचना आती है कि हम विक्ट्री डे बना रहे हैं। विक्ट्री डे अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर के भारतवासियों को 1971 की याद आ जाती है, जब हमने पाकिस्तान से उसकी सेना का सरेंडर करवाया था, साथ ही साथ में उसे तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था। तो ऐसे में जब भी हम विक्ट्री डे सुनते हैं तो दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है इस बार। अब आप पूछेंगे तो क्या पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या ये लोग? आइए इसका पूरा इतिहास आज के सेशन में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि यदि ये विक्ट्री डे मना रहे हैं तो जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, किस तरह से जेलेंस्की इन्हें काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिका बैठा बैठा क्या कर रहा है, और जो इतने दिन से ट्रंप कह रहे थे कि मैं रशिया यूक्रेन के बीच में समझौता करा दूंगा, उनका हुआ क्या, कहां गए वो? आज के सेशन में डिटेल से चर्चा है। ये तस्वीरें हैं विक्ट्री डे की। मैं आपको याद दिला दूं कि विक्ट्री डे असल मायने में रूस के द्वारा अपनी एक ऐतिहासिक जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम रूस के लगभग 2.5 करोड़ लोग एक युद्ध में मारे गए थे। युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब नाजियों ने यानी कि हिटलर की सेना के द्वारा सोवियत रूस पर हमला किया गया था। उसके हमले के बाद में जिस तरह से सोवियत रूस ने कमबैक किया और कमबैक करके नाजियों को घुटने के बल टिका दिया, उसी की याद में यह दिन सेलिब्रेट करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन यह रेगुलर सेलिब्रेट कभी किया नहीं गया। फिलहाल के लिए ये तस्वीरें कुछ पुराने इवेंट्स की हैं, जब सोवियत की सेना या फिर कहिए तो यूएसएसआर से बने हुए रूस की सेना इस तरह से सड़कों पर निकलती है, और रूस के अंदर जो मॉस्को है वहां पर रेड स्क्वायर एरिया में सेना अपने डिफेंस इक्विपमेंट के साथ परेड करते हुए दिखाई देती है। यहां पर राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया जाता है। ऐसे में आज के समय पर इस परेड की प्रासंगिकता, जब ट्रंप के द्वारा दुनिया में एक अलग ही प्रकार का माहौल बनाया हुआ है, उस समय पर इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के सेशन में और डिटेल से चलते हैं। जब ये बात आती है कि ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं विक्ट्री डे, तो पहला सवाल यह आता है कि सर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर इन्होंने जो लोहांस्क, डोनास्क, जैपोर्जिया, खारसान और क्रीमिया पर कब्जा किया हुआ है, क्या इस क्षेत्र के अंदर ये अपनी जीत अनाउंस करने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जेलेंस्की का डरना कुछ ऐसा ही इन्फॉर्म कर रहा है। कैसे? हाल ही में जेलेंस्की ने 9 तारीख को, जिस दिन रूस अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा, उस दिन जेलेंस्की के द्वारा ईयू लीडर्स को यूक्रेन बुलाया गया है कि सर कृपया करके आप सभी लोग पधारें, ताकि सोवियत रूस को यह याद दिलाया जा सके। मैं बार बार जो सोवियत रूस वर्ड दे रहा हूं वो उसको ध्यान से समझना कि कभी यूक्रेन भी रूस का हिस्सा हुआ करता था, जब यह संगठित यूएसएसआर होता था 1991 तक। आज अगर यूक्रेन 9 मई की महत्ता को भूलता है तो अगेन ये अपनी जीत को भुलाने जैसा है, क्योंकि कभी सोवियत रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन ने भी 9 मई के दिन ही नाजियों पर जीत हासिल की थी। वही नाजी जिस जर्मनी में रहते हैं, आज वो ईयू के सदस्य हैं, और ऐसे में यूरोपियन यूनियन मेंबर्स को बुलाकर के यूक्रेन में बिठाया जाना एक प्रकार से खिलाफत है अपनी जीत के, क्योंकि यूक्रेन भी तो जीता ही होगा जब ये सोवियत रूस रहा होगा। ठीक है? ऐसे समझिए कि आज अगर हम 15 अगस्त को आजादी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और हमारा एक राज्य कल को यह कहने लगे कि हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो कितना ज्यादा देश के खिलाफ ये लाइन फील होगी। वैसे ही यूक्रेन अगर यूएसएसआर का कभी हिस्सा हुआ करता था और ये विक्ट्री डे के परहेज करता है, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि यूक्रेन को सोवियत रूस का कभी इतिहास में भी पसंद नहीं था। आवाज स्लो आ रही है। यूएसएसआर का कभी हिस्सा हुआ करता था और ये विक्ट्री डे के परहेज करता है, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि यूक्रेन को सोवियत रूस का कभी इतिहास। आवाज तो मैंने बढ़ा दी है, लेकिन आवाज बढ़ाते ही फिर वो क्रॉस हो जाता है, सारा की सारा लिमिट क्रॉस हो जाता है। हाँ जी लखवीर जी, बढ़ा दी, आवाज बढ़ा दी। अगर अब ठीक हो गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। मैंने थोड़ी आवाज इंक्रीज कर दी है। ठीक है? हाँ जी। तो फिलहाल के लिए अब यूक्रेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो 27 देश हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि सर जिस दिन वो सेलिब्रेट कर रहा हो, कृपया आकर के हमारे यहां बैठिएगा। जेलेंस्की ने इतना ही नहीं, ट्रंप से भी कहा है कि सर आप हम दोनों के बीच में समझौता कराने की कह रहे थे, वो तो हो नहीं पाया, लेकिन कम से कम अब आप खुद आकर के हमारी हालत तो देख जाओ कि रूस हम पर कितना कहर बरपा रहा है। ऐसे में जेलेंस्की द्वारा 9 मई की तैयारियां चल रही हैं यूरोपियन देशों को एकत्रित करने की, वहीं दूसरी ओर रूस के द्वारा तैयारी चल रही है अपनी जीत को दुनिया के सामने पब्लिक करने की।
ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह बनता है कि जब दो विरोधी पावर्स एक दूसरे के सामने आमने खड़ी होंगी, एक तरफ उसके समर्थक खड़े होंगे जो कि यूक्रेन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस के समर्थक खड़े होंगे जो रूस के हर एक्शन को सही प्रूव कर रहे होंगे। ऐसे में रूस ने भी इस इवेंट को बड़ा ही जियोपॉलिटिकल बना दिया है, शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना दिया है। बकायदा रूस ने यूरोपियन देशों को भी इनवाइट किया है कि आओ भाई हमारे विक्ट्री डे में शरीक हो जाओ। भारत को इनविटेशन भेजा गया है, चीन को भेजा गया है, तमाम वो देश जिन्हें रूस अपना मानता है उन्हें इनविटेशन भेजा गया है कि आओ और हमारे विक्ट्री डे में शामिल हो। तो एक प्रकार का शक्ति परीक्षण चल रहा है कि कौन के समर्थन में किस किस तरह के लोग आकर खड़े होते हैं। ऐसे में यूरोपियन यूनियन को बकायदा आज के दिन एक मतलब मैसेज जारी करना पड़ा कि अगर हम में से कोई भी देश वहां जाता है, और तो और बाल्कन कंट्रीज जो कि यूरोप के दक्षिण के अंदर लगभग 10 देशों का एक समूह है, जिनमें से कई देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं, उनको तो यह तक धमकाया गया कि अगर तुम में से कोई भी वहां चला जाता है तो हम उसे अपने यहां सदस्यता नहीं देंगे। मतलब मेंबरशिप लेने के लिए भी तुम्हें उनके खिलाफ ही रहना पड़ेगा, उस मीटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। न्यूज है सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जो व्यूसिक्स हैं उनसे कहा गया है कि आप पब्लिकली जो अपना इंटेंशन शो किए हो कि हम मास्को जाएंगे, आपको नहीं जाना चाहिए। यह धमकाया गया है सर्बिया के प्रेसिडेंट को। ऐसे ही जो स्लोवाक की प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी कहा गया है, जो ऑलरेडी ईयू की मेंबर हैं उनसे कहा गया है कि आपको भी नहीं जाना है। ये बाल्कन कंट्रीज हैं, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा, जिसके अंदर अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया। इन सब से कहा गया है कि आप में से कोई भी चले मत जाना अगर भविष्य में कभी आपको हमारी लीग में शामिल होना है। तो ये बेचारे सब लोग अपनी तरफ से कहते फिर रहे हैं कि हाँ हमें